हैं और तुम लोगों ने पिछली क्लास पे अधिशोषण की प्रक्रिया को पढ़ रखा था। अधिशोषण प्रक्रिया कौन सी होती थी? एक तो सबसे पहली बात कि अधिशोषण किसी पदार्थ के पृष्ठ पर होने वाली अभिक्रिया थी। और आपको पता है जब हम बोर्ड से कुछ अक्षरों को पेंसिल की सहायता से या मार्कर की सहायता से या चौक की सहायता से बोर्ड पर कुछ अक्षरों को लिख देते हैं, ये भी एक प्रकार का अधिशोषण ही है। अधिशोषण होता क्या है? जब आप कोई ऐसा प्रक्रम करवाते हो जिससे किसी एक पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर चिपक जाते हैं, इस घटना को कहा जाता है अधिशोषण। और बेटा तो अधिशोषण को तो हम लोगों ने पढ़ा ही था। अभी आज के दिन पढ़ेंगे हम सबसे पहले कि अवशोषण क्या होता है। अच्छा, अवशोषण को मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई स्पंज है और उस स्पंज को आप पानी पर डुबा देते हो तो पानी क्या करता है? स्पंज की सतह पर तो आता ही आता है, बल्कि पानी के छोटे छोटे कण स्पंज के कहां चले जाते हैं? अंदर भी। अर्थात पूरे स्पंज के अंदर जल के कण एक समान रूप से फैल जाते हैं। और जब जल के कण स्पंज के अंदर एक समान रूप से फैल जाते हैं, इस घटना को कहा जाता है अवशोषण। अच्छा, अधिशोषण में क्या होता था? आप उसी स्पंज को लेते थे और इस बार जल में नहीं डुबाते थे, बल्कि मैंने कहा था आप अपने घर में जो आटा रखा हुआ है उस पर डुबा दें। और आप जैसे ही आटे पर डुबाते थे आप देखते थे आटे के जो पार्टिकल हैं अब वो उस स्पंज के अंदर नहीं जा रहे हैं, बल्कि उस स्पंज की बाहरी सतह पर ही चिपक जाते हैं। अगर बाहरी सतह पर चिपक जाते हैं, ये घटना कौन सी थी? अधिशोषण। तो आज बेटा सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? अवशोषण। अवशोषण का मतलब है, देखो मेरे पास ये कल ये वाला स्पंज था, इस स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र हैं और इस स्पंज को मैं जब पानी पर डुबाऊंगा तो सबसे पहले पार्टिकल तो इसकी कहां पर आएगा? सतह पर। और फिर पार्टिकल जो जल का होगा वो सतह को पार करके कहां पहुंच जाएगा? अंदर। और ये पूरी तरीके से इसको गीला कर देगा। अगर इसको पूरा अंदर से भी गीला कर देगा, इसका मतलब जल के कण, जल के अणु, जल के मॉलिक्यूल इस पूरे स्पंज पर एक समान रूप से क्या हो गए? विसरित हो गए हैं, फैल गए हैं। इस घटना को कहा जाएगा अवशोषण। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस घटना को पढ़ते हैं कि अवशोषण क्या होता है। लिखते हैं, जब किसी द्रव या किसी गैसीय पदार्थ, या तो आपके पास कोई द्रव पदार्थ था या तो आपके पास एक पदार्थ था गैसीय पदार्थ, के छोटे छोटे कण किसी ठोस पदार्थ पर डाले जाने पर, किसी ठोस पदार्थ पर डाले जाने पर द्रव या गैस के कण, गैस के कण उस ठोस पदार्थ के अंदर उस ठोस पदार्थ के अंदर पहुंच जाते हैं। एक तो सबसे पहली बात क्या होगी, अगर आप कोई द्रव पदार्थ या कोई गैसीय पदार्थ के छोटे छोटे कणों को लेते हो और उसमें एक ठोस पदार्थ पर डालते हो और ये द्रव या गैस के छोटे छोटे कण ठोस पदार्थ के अंदर पहुंच जाएं, तो बेटा इसको मैंने उसलिए लिखा है, डाले जाने पर द्रव या गैस के कण उस ठोस पदार्थ के अंदर चले जाते हैं, चले जाते हैं, यहां से लिख लेते हैं। और ठोस के अंदर एक समान रूप से फैल जाते हैं। ठोस के अंदर
एक समान रूप से फैल जाते हैं। फैल जाते हैं, एक समान रूप से फैल जाते हैं तो द्रव या गैस एवं ठोस पदार्थ के मध्य होने वाली यह घटना, ठोस या द्रव पदार्थ के मध्य होने वाली यह घटना अवशोषण कहलाती है। अवशोषण कहलाती है। तो देखो इन दोनों ही बातों को याद रखना है कि अधिशोषण में द्रव या गैस का कण जो होता था वो पदार्थ की केवल कहां पर चिपकता था, सतह पर। और अवशोषण में होता क्या है कि अवशोषण में द्रव या गैस का जो कण होता है वो ठोस पदार्थ की सतह पर ही नहीं पहुंचता बल्कि सतह के कहां पहुंच जाता है, अंदर। इस घटना को क्या कहते हैं, अवशोषण। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट नंबर है, इस पे मैं लिखा दूं। अच्छा यार ये बताओ, तुम लोग भी इस बात को तो सोच सकते हो, अगर अवशोषण में द्रव पदार्थ के समस्त कण जो थे या जो दो द्रव पदार्थ के कण थे ये पूरे स्पंज के अंदर फैल जाते थे, अगर पूरे स्पंज के अंदर फैल जाते थे तो स्पंज के सभी भागों पर द्रव पदार्थ की सांद्रता कैसी होती थी, समान। तो एक ये बात लिख सकते हैं कि अवशोषण में द्रव पदार्थ की या अभिकारक अणुओं की सांद्रता कैसी हो जाती है, एक समान हो जाती है। तो लिखते हैं इसमें से, देखो अवशोषण की प्रक्रिया में, अर्थात जब भी अवशोषण होता है, अवशोषण की प्रक्रिया में अवशोष्य पदार्थ की सांद्रता सभी भागों पर एक समान होती है, सभी भागों पर एक समान होती है, एक समान होती है। लेकिन बेटा एक इंपॉर्टेंट नंबर और भी है। अच्छा, जो अब मैं नंबर लिखाना जा रहा हूं ये अवशोषण पर नहीं है बल्कि ये काहे पर है, अधिशोषण पर। अधिशोषण पर आपने देखा था, देखो मैं यहां बना देता हूं, मेरे पास ये एक ठोस पदार्थ है, इस ठोस पदार्थ का नाम है अधिशोषक। अगर अधिशोषक के संपर्क में कोई द्रव पदार्थ या गैसीय पदार्थ डालते थे, आप जानते थे जैसे इसके कांटेक्ट में द्रव या गैस को लाते थे, अधिशोषक द्रव या गैस के छोटे छोटे कणों को, छोटे छोटे अणुओं को अपनी सतह पर क्या कर लेता था, चिपका लेता था। बेटा अगर ये अपनी सतह पर कणों को चिपका लेता है तो जरा ध्यान देने वाली बात है, क्या अधिशोषक के सभी भागों पर, सभी भागों का मतलब है अधिशोषक के अंदर भी, क्या अधिशोषित हुए कणों की सांद्रता समान है? कहां पर अधिक है? अधिशोषक की सतह पर। तो इसको एक बात यहां पर भी बतानी होगी कि जब अधिशोषण प्रक्रिया होती है तो अभिकारक अणुओं की सांद्रता या अधिशोष्य अणुओं की सांद्रता अधिशोषक की कहां पर बढ़ जाती है, सतह पर बढ़ जाती है। इस बात को बताना होगा। देखो अवशोषण में मैंने लिख रखा है इस बात को, अब अधिशोषक वाली बात को लिखेंगे तो देखो जरा क्या लिखेंगे, अधिशोषण की प्रक्रिया
अधिशोषण की प्रक्रिया में अधिशोष्य पदार्थ की सांद्रता, अधिशोष्य पदार्थ की सांद्रता। अगर अभी भी किसी व्यक्ति को यह ना पता हो अधिशोष्य क्या है, अधिशोषक क्या है, तो भैया पिछली क्लास का वीडियो जाके देख लेना एक बार, तो पता तो चलेगा कम से कम अधिशोष्य क्या, अधिशोषक क्या है। जो लिखते रहो और जान भी ना पाओ कि अधिशोषक या अधिशोष्य क्या है, तो इसको ध्यान रखना। अधिशोषण की प्रक्रिया में अधिशोष्य पदार्थ की सांद्रता अधिशोषक की सतह पर बढ़ जाती है। अधिशोषक की सतह पर बढ़ जाती है। और अधिशोषक की सतह पर जब अधिशोष्य पदार्थ की सांद्रता बढ़ती है तो बेटा एक बात और भी याद रखो। कहेगा कौन सी बात याद रखो? कि किसी अभिक्रिया का जो वेग होता है, मैं नीचे लिख दूं यहां पर, कोई भी अभिक्रिया हो, चाहे वो भौतिक प्रक्रम हो या वो रासायनिक प्रक्रम हो, किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है। अरे इसको लिख लेना ऐसा, पदार्थ की, लिख लोगे ना, पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है। देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर अधिशोषक अपनी सतह पर जितने ज्यादा अणुओं को अधिशोषित करेगा, अणुओं की सांद्रता उतनी ही क्या हो जाएगी, अधिक। अगर अणुओं की सांद्रता उतनी ही अधिक हो जाती है तो फिर बेटा उसकी अभिक्रिया का वेग भी उतना ही कैसा रहेगा, फास्ट। तो इस बात को भी बहुत अच्छे ढंग से याद रखना। अच्छा, एक अभिक्रिया या एक हेडिंग और लिखेंगे हम लोग, विशोषण। देखो सुनो बेटा मेरी बात, विशोषण को भी समझ लो। हालांकि ये जो घटनाएं हैं इनके नाम जैसे ही लिए जाएं, घटना आपके दिमाग में गूंजने लगने चाहिए, इसलिए आपको ये सारी घटनाएं डिटेल में बताई जा रही, वरना मैं केवल और बताकर छोड़ देता और बाकी कह देता बेटा तैयार कर लो। ये सारी घटनाएं इसलिए बताई जा रही ताकि आप इस बात को समझ सकें कि विशोषण शब्द का, अधिशोषण शब्द का, अवशोषण शब्द का अर्थ क्या है। विशोषण सुनो देखो यहीं से समझ में आ जाएगा बेटा। किसी ठोस पदार्थ की सतह पर द्रव पदार्थ के अणुओं, गैस पदार्थ के अणुओं या ठोस पदार्थ के ही अणुओं का चिपक जाना कहलाता था अधिशोषण। लेकिन मैं क्या सोचता हूं कि क्या ये पार्टिकल हमेशा के लिए इसकी सतह पर ही चिपक कर रह गए हैं? तो बेटा हमेशा के लिए ये पार्टिकल इसकी सतह पर चिपके नहीं है। अगर ये पार्टिकल का अभी अधिशोषण हुआ है तो कुछ देर बाद ऐसा भी होगा कि ये पार्टिकल इस ठोस पदार्थ की सतह से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो जानते हैं ठोस पदार्थ की सतह से इन पार्टिकल्स का अलग हो जाना क्या कहलाता है, विशोषण। ऐसा भी बोल सकते हो क्या कि अधिशोषण की जस्ट विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विशोषण बोलते हैं। अधिशोषण में क्या होता था कि किसी भी अधिशोष्य के पार्टिकल अधिशोषक की सतह पर चिपकते थे, और विशोषण में क्या होता है, अधिशोष्य के पार्टिकल जो कि अधिशोषक की सतह पर चिपके हुए हैं यहां से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, एक तो ये बोल सकते हो, देखो कितनी परिभाषाएं बना सकते हो, लेकिन अर्थ सबका एक ही है। पहला कह सकते हो अधिशोषण की विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विशोषण। दूसरा ये बोल सकते हो अधिशोष्य के छोटे छोटे कणों का अधिशोषक की सतह से छूट जाना, बाहर निकल जाना क्या कहलाता है, विशोषण। तो आप इसको कई प्रकार से आप इसको लिख सकते थे, लेकिन बेटा हर एक मायने में अर्थ तो एक ही है कि जो ये पार्टिकल चिपके हैं ये पार्टिकल हमेशा यहां चिपके नहीं रहेंगे, और क्योंकि हमेशा ये पार्टिकल यहां नहीं चिपका रहेगा, इसको छोड़कर कभी ना कभी अलग होगा, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, विशोषण। तो भैया एक हेडिंग में से विशोषण को भी बताने की स्टार्ट करते हैं भैया। इसको भी क्या लिखते हैं,
देखो कुछ ऐसा बताते हैं, अधिशोषक पदार्थ की सतह पर आकर्षित हुए। बेटा तुम आकर्षित हुए नहीं लिखना चाहते तो चिपके हुए लिख सकते हो। आकर्षित हुए अधिशोष्य के कणों का अधिशोषक की सतह से निकल जाना। अधिशोषक की सतह से निकल जाना विशोषण कहलाता है। विशोषण कहलाता है। अधिशोषण में अधिशोष्य के पार्टिकल अधिशोषक की सतह पर चिपकते हैं, जबकि विशोषण में यही प्रक्रिया जस्ट अपोजिट होती है। चिपके हुए अधिशोष्य के पार्टिकल जो होते हैं वो अधिशोषक की सतह से छूट जाते हैं, निकल जाते हैं। अच्छा ये भी बात तो लिख सकते हैं इसमें से कि यह अधिशोषण की जस्ट कैसी प्रक्रिया है, विपरीत। तो यहां पर बेटा देखो स्टार बना के इस बात को लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? विशोषण अधिशोषण की विपरीत, अब मैं यही लिखे ले रहा हूं, प्रक्रिया है। अगर अधिशोषण का अर्थ होता है किसी एक पदार्थ का दूसरी पदार्थ की सतह पर चिपक जाना, तो विशोषण का अर्थ होता है किसी एक पदार्थ की सतह से दूसरे पदार्थ के कणों का छूट जाना, निकल जाना, अलग हो जाना। अच्छा बेटा ये वाली हेडिंग तो तुमने पढ़ ली, हम जान गए विशोषण का अर्थ क्या है। अब एक और घटना को पहचानते हैं। यह घटना भी भैया जैसे ही नाम लिया जाए यह घटना भी तुमको आ जानी चाहिए। कहता है शोषण क्या है, तो एक काम कर लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं और फिर समझते हैं कि शोषण प्रक्रिया किसको कहते हैं। जब कोई प्रक्रम इस प्रकार हो, कोई प्रक्रम इस प्रकार हो कि किसी पदार्थ का पहले तो अधिशोषण हो, पहले तो अधिशोषण हो, तत्पश्चात उस पदार्थ का अधिशोषण हो, सॉरी, पहले तो अधिशोषण हो, तत्पश्चात उस पदार्थ का जब कोई प्रक्रम इस प्रकार हो कि किसी पदार्थ का पहले तो अधिशोषण हो, तत्पश्चात उस पदार्थ का अवशोषण हो तो
यह प्रक्रम बेटा कहलाता है शोषण। कहलाता है। देखो बेटा, इस पर मैं तो एक दो बातें भी बता सकता हूं, देखने में थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन वास्तव में अगर इसको समझें तो ये बहुत ही आसान है। अच्छा, ये कहता क्या है, पहले इस पर बात करेंगे। लिखा है, जब कोई प्रक्रम इस प्रकार हो कि किसी पदार्थ का सबसे पहले क्या हो, अधिशोषण, अर्थात पदार्थ सबसे पहले किसी दूसरे पदार्थ की कहां पर जाए, सतह पर। तो पहले पदार्थ उस पदार्थ की कहां पर गया, सतह पर, और जब सतह पर वो पहुंच गया तब कहता है तत्पश्चात, अर्थात इसके बाद उस पदार्थ का क्या हो, अवशोषण। तो अवशोषण क्या था, सतह पर चिपकना कि सतह के अंदर पहुंच जाना, सतह के अंदर पहुंच जाना। तो पहले तो पदार्थ अधिशोषित हो, अर्थात सतह पर पहुंचे, सतह पर चिपके, इसके बाद सतह पर चिपकने के पश्चात यदि अब भी कण सतह के अंदर जाने लगे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं शोषण। तो अधिशोषण और अवशोषण, अगर दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होने लगे, आप इस घटना को कहते हो शोषण। अब कहोगे सर जी, क्या इसका कोई एग्जाम्पल हमको पता चल सकता है? अरे बिल्कुल बेटा, पता चल सकता है। देखो, मैं एक दो तो एग्जाम्पल तुमको ऐसे ही बता देता हूं। जैसे आपके घर में आप अपने यहां बेड पर बैठे हुए चाय पी रहे हो या पानी पी रहे हो, और होता क्या है, कभी कभी आपसे पानी का वो गिलास जो है हाथ से छूट जाता है, और हाथ से छूटकर बेड में गिर जाता है। जानते हो पहला काम आपकी मम्मी क्या करते हैं? कहते हैं जल्दी से कोई कटोरी या गिलास लेके आओ, ये जो पानी गिरा हुआ है इसको तुरंत हटाओ, क्योंकि अभी ये बेड शीट के अंदर तक नहीं पहुंचा होगा, अभी ये केवल बेड शीट के कहां होगा, ऊपरी सतह पर। जानते हो आपकी मम्मी इस बात को जानती हैं कि अभी सबसे पहले जो ये द्रव पदार्थ गिरा है बेड शीट पर, इसका सबसे पहले क्या होगा, अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब सबसे पहले क्या है, ये डायरेक्ट सीधे बेड शीट के अंदर चला जाएगा। पहले ये द्रव उस बेड शीट की कहां पर चिपकेगा, सतह पर, और सतह पर चिपकने के कुछ देर बाद ये धीरे धीरे उस बेड शीट के कहां जाने लगेगा, अंदर। तो आपने इस बात को समझा, नहीं समझ पाए? इस बात को समझा कि द्रव पदार्थ जब बेड शीट पर गिरा, सबसे पहले उसका क्या हुआ, अधिशोषण, और उतने में आपने उस पानी को अलग कर लिया किसी माध्यम से, तो अवशोषण नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप उस प्रक्रिया में लेट हो गए या आप उसकी सफाई नहीं कर पाए, तो अब वो पानी बेडशीट के अंदर पहुंच जाएगा, अवशोषित भी हो जाएगा। तो ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पहले अधिशोषण हुआ है और बाद में क्या हुआ है, अवशोषण। अधिशोषण और अवशोषण तो एक जगह और होता है। क्या हुआ था, बेडशीट में ही कहीं पर पानी पड़ा था या कुर्सी पर पानी पड़ा था? जानते हो, आप आए और तुरंत बैठ गए, आपने देखा भी नहीं, और जैसे ही तुरंत बैठे आपको पता नहीं चला कि जिस कुर्सी में बैठे उसमें तो पहले पानी भरा हुआ है। जानते हो, सबसे पहले तो वो जो पानी है वो आपके पैंट पर की सतह पर क्या होगा, अधिशोषित, तब आप नहीं जान पाओगे। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद इसके बाद एक और प्रक्रिया होगी जिसका नाम है अवशोषण। तो पहले तो जो द्रव है वो पैंट की कहां पर पहुंचेगा, सतह पर, और कुछ देर बाद पहुंचेगा सतह के अंदर। तो आप तुरंत इस बात को मानोगे, कहोगे पहले तो अधिशोषण हुआ था, लेकिन उसके जस्ट बाद कैसा क्या हो गया है, अवशोषण। तो कोई एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण और अवशोषण एक साथ होने लगे, आप ऐसे प्रोसेस को, ऐसे प्रक्रम को, ऐसी घटना को कहते हो शोषण। तो क्या शोषण जान पा रहे हो? अगर मैं आपसे पूछूं क्या शोषण एक घटना है? नहीं, ये दो घटनाओं का कॉम्बिनेशन है। एक और बात इससे क्वेश्चन पे आ सकती है, मैं पूछता हूं, अगर आप लोगों को आता है तो कोई बात नहीं, नहीं तो लिखाएंगे इसको। बेटा, जब भी कभी शोषण प्रक्रिया होती है, कौन सी घटना पहले भाग लेती है और कौन सी घटना बाद में भाग लेती है? पहले अधिशोषण और बाद में अवशोषण। मतलब शोषण प्रक्रिया में अधिशोषण पहले होगा और अवशोषण, क्योंकि आप इस बात को जान चुके हो। इसका एक काम करते हैं यार, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ना लिख लिया जाए। अच्छा, तुम कहोगे एग्जाम्पल में जो बताएं सर जी वो लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे। ये तो दोनों ही प्रोसेस जो मैंने बताए हैं, इनसे जो है वो अच्छे काम तो होते ही नहीं।
तो अच्छे कामों के लिए एक ऐसा प्रोसेस लिखा जाएगा, देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कपड़ों की रंगाई एक शोषण प्रक्रम है। तो कपड़ों की रंगाई एक शोषण प्रक्रम का है मतलब कपड़े की रंगाई जब होती है, सबसे पहले जैसे ही कपड़े को रंग के घोल में डुबाया जाता है, रंग सबसे पहले कपड़ों की कहां पर पहुंचता है, सतह पर। कपड़े पर जो छोटे छोटे पतले पतले महीन धागे लगे इनकी सतह पर चिपकता है और फिर जाता है सतह के अंदर। तो कपड़ों की रंगाई शोषण प्रक्रिया द्वारा ही होती है। हालांकि इसमें दोनों ही प्रक्रियाएं भाग लेती हैं, अधिशोषण भी और अवशोषण भी, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहा जाए, शोषण। घरों में भी तो व्हाइट शर्ट पर नील की जाती है, उस पर भी तो ऐसी ही कुछ प्रक्रिया होती है, शोषण। पहले अधिशोषण और फिर अवशोषण, अर्थात टोटल इन दोनों का नाम अलग अलग लेने से अच्छा है क्या नाम ले लिया। तो इसको जल्दी से नोट करो, आगे की अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं भैया। कहता है धनात्मक अधिशोषण, या जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। अगर अधिशोषण पर भी बात आए तो अधिशोषण दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक अधिशोषण और एक ऋणात्मक अधिशोषण। देखो ध्यान देने वाली बात है, धनात्मक अधिशोषण क्या होता है, ऋणात्मक अधिशोषण क्या होता है, शायद इस बात को समझ पाओ। देखो इसको ऐसे समझते हैं, ऐसा मान लेते हैं ये हमारे पास इंक का एक घोल है और इसमें से मैंने देखो एक काम और करते हैं, इंक का घोल यहां तक भरा हुआ है, लेकिन इंक के इस घोल में मैं जल के अणुओं को नहीं बनाऊंगा। जल के अणुओं से कोई हमारा मतलब भी नहीं है, हमें केवल मतलब है स्याही के छोटे छोटे कणों से। बेटा ये स्याही के छोटे छोटे कण हैं, देखो उस द्रव पदार्थ में घुले हुए ये स्याही के छोटे छोटे क्या हैं, कण हैं। अब हमारे पास कोई एक ऐसा अधिशोषक पदार्थ था या एक वही स्पंज था और मैंने उस स्पंज को यहां पर डुबा दिया, या फिर तुम्हें अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो इस चौक को हमने यहां पर डुबा दिया। अब देखो चौक के टुकड़े को यहां डुबाने पर हुआ क्या, समझना बेटा इस बात को, क्योंकि यहीं पर समझकर ही हम बातों को लिखेंगे। जब चौक के टुकड़े को मैंने डुबाया, ये था चौक का टुकड़ा, तो मैंने क्या देखा, स्याही के जो इंक के छोटे छोटे कण थे ये सब जाकर उस चौक की सतह पर क्या हो गए, चिपक गए। और जब चौक की सतह पर चिपक गए तो अब मैं देखूंगा क्या अब भी क्या कोई इंक का पार्टिकल, स्याही का कण क्या जल पर तैर रहा है। हमको उस समय भी जल के कुछ कण यहां पर तैरते हुए दिखाई देंगे। जानते हो हम एकांक आयतन में स्याही के कणों की संख्या चौक पर चेक करेंगे कि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में स्याही के कितने कण जो हैं वो चौक पर चिपके हैं, और फिर उसी चीज को हम चेक करेंगे स्याही के घोल में। चौक पर तो चेक ही करोगे और स्याही के घोल में भी इस बात को चेक करोगे, देखेंगे कि स्याही के घोल के प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में इंक के कितने पार्टिकल अवेलेबल हैं। अगर हमको यह लगेगा कि चौक पर कणों की संख्या ज्यादा है, कणों की सांद्रता ज्यादा है, किसके घोल की अपेक्षा, स्याही के घोल की अपेक्षा, इसका मतलब है अधिशोषण जो है वो ज्यादा मात्रा में हुआ है, तब तो चौक पर स्याही के ज्यादा कण हैं। और जब अधिशोषण ज्यादा मात्रा में हो या अधिशोषक की सतह की सांद्रता ज्यादा हो गई हो, तो बेटा ऐसी घटना को हम कहते हैं धनात्मक अधिशोषण। अच्छा ऋणात्मक अधिशोषण की भी बात बताता हूं। आपके पास इंक का घोल था और इस पर मैंने चौक को जब डाला, ये देखो चौक, मैंने इस बात को पाया कि इंक के कुछ पार्टिकल कहां पर चिपक गए हैं, चौक पर। लेकिन अभी भी मैं देखता हूं चौक पर पार्टिकल की संख्या बहुत कम चिपकी है, और जबकि घोल में ज्यादातर तो जो इंक के पार्टिकल हैं वो कहां पर हैं, घोल पर। अच्छा यार ये बताओ, अगर घोल पर इंक के पार्टिकल ज्यादा हैं, चौक पर बहुत कम पार्टिकल हैं,
तो यहां पर अधिशोषण अधिक मात्रा में हुआ है कि कम मात्रा में? कम मात्रा में। और जब अधिशोषण कम मात्रा में होता है तो जानते हो इस प्रकार के अधिशोषण को क्या कहते हैं? ऋणात्मक अधिशोषण। धनात्मक अधिशोषण कब होता है? जब चौक की सतह पर ज्यादा से ज्यादा अधिशोषक के स्याही के पार्टिकल चिपक जाएं और अधिशोषक की सतह पर पदार्थ की सांद्रता क्या हो जाए? बढ़ जाए, अधिक हो इंक के घोल की अपेक्षा। तो जब अधिशोषक की सतह पर ज्यादा से ज्यादा सांद्रता उत्पन्न होगी या ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल अधिशोषक की सतह पर चिपक जाएगा जाके, इस प्रकार के अधिशोषण को क्या कहेंगे? धनात्मक अधिशोषण। और जब इस प्रकार की घटना होगी हम अधिशोषण का नाम क्या रखेंगे? ऋणात्मक अधिशोषण। आखिरी चीज तुम लोगों से पूछेंगे, जब अधिशोषक की सतह पर अणुओं की सांद्रता बढ़ती है अर्थात ज्यादा अणु चिपकते हैं, किस प्रकार का अधिशोषण होता है? धनात्मक। और जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हुए अणुओं की सांद्रता घट जाती है तो किस प्रकार का अधिशोषण होता है? ऋणात्मक। तो हम लोगों के चैप्टर पे इस घटना को और भी पढ़ना था, तो एक काम करते हैं, बिना समय बर्बाद किए इस घटना को लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखते हैं? देखो, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हुए अणुओं की संख्या, अधिशोषित हुए, यहीं से लिख देते हैं, अणुओं की संख्या अधिकतम होती है या अधिक मात्रा में अधिशोषण होता है। अधिकतम होती है, धनात्मक अधिशोषण कहलाता है। धनात्मक अधिशोषण कहलाता है। एक तो इस बात को याद रखो कि धनात्मक अधिशोषण क्या होता है, या इतनी परिभाषा ना लिखना चाहो, एक लाइन पे याद रखना चाहो, तो जब भी कभी अधिशोषण ज्यादा मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है, कैसा अधिशोषण होता है? धनात्मक। और जब भी कभी अधिशोषण कम मात्रा में होता है, ऋणात्मक अधिशोषण होता है। तो इस बात को देखो, अगली बात को यहां लिख लेते हैं, ऋणात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण को कहते हैं निगेटिव एडजॉर्प्शन। और मैं इस बार तो देखो और भी कम लाइनों पर इसको डिफाइन कर दूंगा, बस मैं इतनी बात लिखूंगा, जब किसी अधिशोषक की सतह पर अधिशोषण की मात्रा बहुत कम होती है हम ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। तो लिख लेते हैं, जब किसी अधिशोषक की सतह पर अधिशोषण की मात्रा बहुत कम होती है, ऋणात्मक अधिशोषण कहलाता है। ऋणात्मक अधिशोषण कहलाता है।
अधिशोषण तो क्या धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण जान पाओगे? तो अगर कभी भी इसकी परिभाषा पूछ लेता है तो आप इसको डिफरेंट टाइप से बता भी सकते हो, धनात्मक अधिशोषण क्या है और ऋणात्मक अधिशोषण क्या है। अब धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण के बाद एक और हेडिंग को पढ़ते हैं। कहा ये समझ में आ जाएगा ना, कोई परेशानी तो नहीं है? जब कोई परेशानी नहीं तो अगली हेडिंग को पढ़ते हैं। अगली हेडिंग है अधिशोषण की एंथैल्पी। अधिशोषण की एंथैल्पी, बेटा इस पर टिप्पणी लिखने के लिए बहुत कहता है हम लोगों से। बहुत का मतलब है कई बार बोर्ड एग्जाम में ऐसा हुआ है जब आपको अधिशोषण की एंथैल्पी के विषय में बताना हुआ है। अच्छा जानते हो अधिशोषण की एंथैल्पी का अर्थ क्या होता है? कि जब भी अधिशोषण प्रक्रिया होती है, अधिशोषण प्रक्रिया में पदार्थ ऊर्जा का त्याग करते हैं, ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, इस घटना को ही बताना कहलाता है अधिशोषण की एंथैल्पी। तो देखो ध्यान रखो इस बात को। देखो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, पहला काम तो यहां से स्टार्ट करूंगा। इस भाग को देखो मिटाएंगे हम, ताकि हम अपनी चीजों को यहां आगे के एरिया पर समझा सकें। पहली बात याद रखो, हमारे पास दो पदार्थ हैं, पदार्थ ए और पदार्थ बी। हालांकि ये तो क्लास 11th में भी समझाया जाता है, लेकिन क्लास 11th में हुआ क्या है कि बहुत सारी चीजें हम लोगों से पढ़ाई में छूट रखी हैं ये कोविड-19 के कारण। लेकिन ऐसा भी नहीं छूटा है कि अधिशोषण की एंथैल्पी को समझने में कोई प्रॉब्लम हो जाए। जब भी किन्हीं दो परमाणुओं की ऊर्जा उच्चतम होती है, अधिकतम होती है, या ये ज्यादा एनर्जी को कंटेन करते हैं, जानते हो उस दौरान ये अणु या परमाणु एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं। जब भी किसी की एनर्जी पदार्थ की ज्यादा हो जाएगी वो बॉन्ड बनाने से इनकार कर देगा। लेकिन अगर ए और बी एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं तो ए को भी और बी को भी, इन दोनों ही परमाणुओं को अपनी ऊर्जा करनी पड़ेगी कम। जब भी पदार्थों की एनर्जी हाई होती है, परमाणु बॉन्ड नहीं बना सकता है। किसी भी परमाणु को बॉन्ड बनाने के लिए उसको अपनी एनर्जी कैसी करनी पड़ती है? कम करनी पड़ती है। एनर्जी कम कैसे करेगा कोई परमाणु? ऊर्जा को ग्रहण करके या त्याग करके? त्याग करके। भाई इस परमाणु के पास, ऐसा मानते हैं, वास्तविक वैल्यू नहीं है ये, ऐसा मान लेते हैं इसके पास 10 जूल ऊर्जा है और इसके पास भी 10 जूल ऊर्जा है, लेकिन इस 10 जूल ऊर्जा में तो बॉन्ड बनेगा नहीं। बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए 4 जूल ऊर्जा। 4 जूल ऊर्जा से अगर ज्यादा एनर्जी हुई तो वो बॉन्ड नहीं बना पाएंगे अणु। जानते हो दोनों अणु या दोनों परमाणु कितनी ऊर्जा का त्याग करें? 6 जूल ऊर्जा का क्या करें? त्याग। जब कम से कम 6 जूल ऊर्जा त्यागेंगे तब बॉन्ड बनेगा। अगर और भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो एनर्जी और भी त्यागें, 7 जूल त्यागें ताकि 3 जूल बचे। मैं तो कहता हूं एनर्जी और भी त्याग देंगे, बॉन्ड उतना ही क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। जब भी आपको जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनवाना है अणुओं से या परमाणुओं से, अणु के द्वारा या परमाणु के द्वारा त्यागी गई ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए। जैसे मैं क्या सोचता हूं, इनकी भी एनर्जी 10 जूल थी, इनकी भी 10 जूल एनर्जी थी, और हमको इन दोनों का बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए थी? 4 जूल। कितनी एनर्जी त्याग लेनी चाहिए? 6 जूल। तो कहोगे सर जी 4 जूल एनर्जी चाहिए बॉन्ड के लिए, अगर ये 6 जूल त्यागते हैं तब 4 जूल पे पहुंचते हैं, तब इनका बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर ये दोनों 7 जूल एनर्जी त्याग दें तो कितने जूल पर पहुंच जाएंगे? 3। बेटा बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो गया, और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर ये 8 जूल त्याग देंगे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2 जूल। ये बॉन्ड तो पहले वाले से भी और स्ट्रांग हो गया। तो बॉन्ड बनाने के दौरान अणु या परमाणु जितनी ज्यादा ऊर्जा निकाल देते हैं और अपनी ऊर्जा को जितना कम कर लेते हैं, बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग बनता है। इस बात को बहुत अच्छे ढंग से याद रखो। और बस अधिशोषण की एंथैल्पी में इसी बात को तो हम लोगों को पढ़ना है। तो क्या किसी अणु या परमाणु को बॉन्ड बनाने के लिए अपनी ऊर्जा बढ़ानी होती है या कम करनी होती है? कम करनी होती है। और इस कम ऊर्जा को करने के लिए अणु या परमाणु ऊर्जा को ग्रहण करते हैं या त्यागते हैं?
त्यागते हैं ताकि उनकी ऊर्जा क्या हो सके, कम हो सके। तो देखो इसमें से मैं क्या लिखता हूं, फिर मैं समझाता हूं। देखो, अरे मैं पहले ही समझा दूं, सुनो बेटा। देखो, ये मेरे पास एक द्रव पदार्थ है और द्रव पदार्थ को मैंने इस सतह तक क्या कर रखा है, भर रखा है। अच्छा, क्योंकि इस चैप्टर में केवल और केवल हम उन अभिक्रियाओं को, उन घटनाओं को पढ़ते हैं या उन प्रक्रमों को पढ़ते हैं जो प्रक्रम किसी पदार्थ की कहां पर होते हैं, सतह पर। मैंने माना कि ये मेरे पास एक जल है, एक जल, क्या जल एक ही होता ही है, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक अणु। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक अणु अगर जल की सतह पर आकर अधिशोषित होता है, अर्थात ये कण आएगा वहां से और इसकी सतह पर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। जानते हो, अगर इसकी सतह पर चिपकेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अणु द्रव की सतह से एक प्रकार का क्या बनाएगा, बॉन्ड भी बनाएगा। अगर ये गैसीय अणु इस द्रव की सतह से एक बॉन्ड बनाएगा तो तुमको ये सोचना है गैसीय अणु अपनी ऊर्जा को कम करेगा या बढ़ाएगा। ऊर्जा को कम करेगा, क्योंकि बॉन्ड तो बनाया है ना इसने जल की सतह से, और बॉन्ड बनाने के लिए तो एनर्जी इसको कम करनी पड़ती है। तो इस दौरान ये जितनी ऊर्जा को कम करेगा, ऊर्जा की उस मात्रा को कहा जाता है अधिशोषण की एंथैल्पी। अच्छा, मैं एक बात और देखो यहां पर तुम लोगों को समझा दूं। जब भी कोई गैसीय पदार्थ या द्रव पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर चिपकता है तो सतह पर चिपकने का मतलब क्या, दोनों के बीच कोई ना कोई क्या बना होगा, बॉन्ड। मैं ये बात जरूर मानता हूं कि ये बॉन्ड वीक हो सकता है, ये बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई बॉन्ड क्या होगा, बनेगा। और जब वो बॉन्ड बनकर तैयार होगा तो अणु को अपनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी। और ऊर्जा जितनी एनर्जी त्यागेगा या अपनी ऊर्जा को जितना कम कर लेगा, एनर्जी की उसी अमाउंट को क्या कहते हैं, अधिशोषण की एंथैल्पी। इस जगह पर अगर तुम समझ सकते हो तो एक बात बहुत अच्छे ढंग से समझना, कान खोलकर सुन लेना इस बात को। सोचो, ये गैस का अणु इसके साथ जितना मजबूत बॉन्ड बनाना चाहेगा, अभी 2 मिनट बाद इसी पहले पढ़ रहे थे, अगर ये मजबूत बॉन्ड बनाना चाहता है तो ये एनर्जी का त्याग कम करे कि ज्यादा करे, ज्यादा त्याग करे। इसका मतलब है कि जब भी अधिशोषण की एंथैल्पी का मान हाई एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, अधिकतम ऊर्जा को दिखाएगा, हम इस बात को तुरंत समझ जाएंगे कि इस बार गैस के अणु और द्रव की सतह के बीच आकर्षण बल भी बहुत ही कैसा लग रहा है, तीव्र, या अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, या जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड कैसा बन रहा है, स्ट्रॉन्ग। जैसे मुझे 2 एनर्जी दे देता है, कहता है किसी गैस ए की अधिशोषण की एंथैल्पी का मान है -40 किलो जूल पर मोल, और मुझे पता चला एक पदार्थ बी है जिसका द्रव की सतह पर, उसी द्रव की सतह पर जो अधिशोषण की एनर्जी है या एंथैल्पी है वह -60 जूल, किलो जूल। क्या कोई व्यक्ति बता सकता है इन दोनों में से एनर्जी किसने ज्यादा त्यागी है, माइनस। अब कहोगे सर जी माइनस में कम होता है, बेटा ये वो नंबर नहीं, एनर्जी के अमाउंट है। इसने 60 जूल एनर्जी त्यागी है, माइनस इसलिए लगा हुआ है कि त्याग दी है ऊर्जा, और इसने -40 जूल एनर्जी त्यागी है। इसने कम ऊर्जा त्यागी है, इसका बॉन्ड कम स्ट्रांग होगा। इसने ज्यादा एनर्जी को त्यागा है, इसने बॉन्ड ज्यादा मजबूत बनाया होगा। तो अधिशोषण अच्छा किसके साथ हुआ है, पदार्थ ए के साथ कि पदार्थ बी के साथ, बी के साथ। पदार्थ बी ने स्ट्रांग अधिशोषण किया है। लेकिन इस बात को यह भी ध्यान रखना चाहिए तुम लोगों को, कहोगे सर जी बहुत सारी बातें बता दी, अब एक बात और क्या ध्यान रखने के लिए कह रहे हो, क्या अधिशोषण की एंथैल्पी में केवल एक अणु द्रव की सतह पर चिपकता है? उस दौरान दी गई ऊर्जा को आप लिखोगे ना बेटा। एक मोल गैसीय अणु, एक मोल का मतलब जानते हो कितने अणु चिपकेंगे, 6.022 गुणे 10 की घात 23 अणु जब अपनी ऊर्जा को त्यागते हुए द्रव की सतह पर चिपक जाएंगे, उस दौरान वे समस्त अणु मिलकर जितनी ऊर्जा त्यागेंगे उस ऊर्जा को कहेंगे अधिशोषण की एंथैल्पी। यह ध्यान रखना, किसी बच्चे के दिमाग में यह बात आ सकती है कि एक अणु द्वारा त्यागी गई ऊर्जा है, ना भैया, ये कितने अणुओं के द्वारा त्यागी गई ऊर्जा है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के थ्रू त्यागी गई एनर्जी है। तब उसको कहेंगे आप ये एनर्जी दोगे। नहीं तो समझो एक अणु क्या किलो जूल में एनर्जी त्यागेगा, अरे त्यागेगा ही नहीं।
तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं, अधिशोषण की एंथैल्पी क्या होता है। हाँ यहां लिख लेते हैं, देखो जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ, जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर अपने एक मोल अणुओं या एक मोल अणुओं को मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो, 1 मोल मॉलिक्यूल्स को अधिशोषित करता है, एक मोल अणुओं को अधिशोषित करता है, एक मोल अणुओं को अधिशोषित करता है, तो अधिशोषण से मुक्त हुई ऊर्जा, मुक्त हुई ऊर्जा लिख दो या त्यागी गई ऊर्जा, कुछ भी लिख सकते हो ऐसा। अधिशोषण से मुक्त हुई ऊर्जा को अधिशोषण से मुक्त हुई ऊर्जा को ही अधिशोषण की एंथैल्पी कहा जाता है। अधिशोषण एंथैल्पी कहा जाता है, अधिशोषण की एंथैल्पी कहा जाता है। अच्छा ये भी लिख लें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके, ये भी तो लिख दें। एक तो सबसे पहले इसे डेल्टा एच एडजॉर्प्शन, एडीएस लिखा है तो एडजॉर्प्शन उसका अर्थ होता है, से प्रदर्शित करते हैं। एक तो ये बात कि इसको रिप्रेजेंट कौन से सिंबल द्वारा करते हैं, हाँ डेल्टा एच एडीएस लिखा होगा, इसका पूरा अर्थ होता है एडजॉर्प्शन, और एडजॉर्प्शन का मतलब होता है एंथैल्पी, अधिशोषण की एंथैल्पी। अच्छा एक और बात बताते हैं कि एडजॉर्प्शन की एंथैल्पी का मान सदैव कैसा आता है, ऋणात्मक। जानते हो ऋणात्मक क्यों आता है, क्योंकि अणु को अपनी ऊर्जा क्या करनी पड़ती है, त्यागनी पड़ती है, और त्यागी गई ऊर्जा को क्या कहते हैं, निगेटिव एनर्जी लिखते हैं। डेल्टा एच एडजॉर्प्शन का मान सदैव ऋणात्मक होता है। सदैव इसकी वैल्यू कैसी आती है, निगेटिव आती है। हाँ एक और बात को यहां लिख लिया जाए, क्या यहीं लिख देते हैं, इधर क्या लिख देते हैं, डेल्टा एच एडजॉर्प्शन का मान जितना अधिक होता है या जितना अधिक ऋणात्मक होता है, अधिशोषण उतना ही अच्छे बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, या अधिशोषण उतनी ही अच्छी मात्रा में हुआ है। तो यहां पर इस बात को लिखते हैं, डेल्टा एच एडजॉर्प्शन का मान जितना अधिक ऋणात्मक होता है, जितना अधिक ऋणात्मक होता है, जितना अधिक ऋणात्मक होता है, नीचे यहां से लिख देते हैं,
अधिशोषण उतना ही अधिक प्रबल होगा। एक तो ये बात भी ध्यान रखना है बेटा। इसके बाद लास्ट में अभी बचे हुई जगह पर एक हेडिंग और लिखेंगे, इसको भी समझ लेना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट हेडिंग लिखे देता हूं, सक्रिय केंद्र। एक्टिव सेंटर्स। अब देखो मैं तुमको बताता हूं सक्रिय केंद्र या एक्टिव सेंटर होता क्या है। चालू करें, देखो बताना। वैसे इसको समझने के बाद लिखना और भी आसान हो जाता है। देखो मैं बताता हूं, इन दो एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको सक्रिय केंद्र के बारे में कुछ बातें बता सकता हूं। अगर आप इस बात को ध्यान से देखोगे, अगर आपके घरों की दीवारों में पुताई लगातार होती चली आ रही है, तो जब पुताई लगातार होती चली आ रही है, इसका मतलब आपके घर की दीवारें पहले से ही क्या हो गई हैं, चिकनी हो गई हैं। अच्छा सोच समझ के बताना, जवाब देना। अगर दीवारें पहले से ही चिकनी है, अब आप पुताई करने जाते हो तो क्या पेंट ज्यादा लगता है या कम लगता है? अच्छा पेंट कम लग रहा है, कम खर्च हो रहा है, इसका मतलब अधिशोषण भी कैसा हुआ है, कम। अगर अधिशोषण ज्यादा होता तो ये पेंट ज्यादा से ज्यादा दीवारों पर चिपक जाता, और जब ज्यादा से ज्यादा दीवारों पर चिपक जाता तो हम कहते हैं अधिशोषण भी कैसा हुआ है, ज्यादा। तो चिकनी दीवारों पर पेंट का अधिशोषण कैसा होता है, कम। या ऐसे मैं मान सकता हूं कि चिकनी सतहों पर अधिशोषण हमेशा कैसा रहा है, कम ही रहा है, कम खर्च आया है पेंट का। अच्छा एक बात और मैं देखो एक चीज और कहता हूं, अगर कोई भी पेज बहुत ही चिकना है, कॉपी का कोई ऐसा फ्रंट पेज है, किसी किसी बुक में आता है बहुत ही चिकना होता है, नॉर्मल डॉट पेन से अगर आप उस पर लिखते हो जल्दी लिख नहीं पाते हो, कम चलता है उस पर, जानते हो। इसका मतलब ज्यादा अगर चिकना पृष्ठ होता है तो स्याही का पृष्ठ की सतह पर अधिशोषण भी कैसा हुआ है, कम। लेकिन अब मैं देखो दूसरे शब्दों पर आ जाता हूं। खुदरी दीवार है आपके पास या आपके घर में, अगर वहां पुताई करते हो तो पेंट का खर्चा भी कैसा आता है, ज्यादा। तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं खुदरे स्थान, जहां पर पेंट की सतह का खर्च ज्यादा रहता है, अर्थात यहां पर पेंट का अधिशोषण कैसा हो रहा है, अधिक मात्रा में हो रहा है। अब मैं बात बताऊंगा, क्या केवल खुदरी सतह पर ही पेंट का अधिशोषण ज्यादा होता है? दरारों पर भी तो पेंट का अधिशोषण ज्यादा होता है। अगर दीवार में कोई दरार है, आप देखोगे उस एरिया पर पेंट कैसा लग जाएगा, ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि उस बनी हुई दरार के अंदर भी तो पेंट भरा जाएगा, वहां भी तो पेंट चिपकेगा सतहों पर, तो अधिशोषण वहां कैसा होगा, ज्यादा। तो मैं क्या सोचता हूं, कोई भी अधिशोषक पदार्थ हो, कोई भी दीवार हो, कोई भी पृष्ठ हो, इस पृष्ठ में अधिशोषण की क्षमता हर जगह एक समान नहीं रहती है। कहीं पर अधिशोषण हो जाता है अधिक, तो कहीं पर अधिशोषण की क्षमता होती है कम। तो उस पृष्ठ, उस दीवार, उस सतह, उस तल के वो सेंटर्स, वो क्षेत्र, वो एरिया जहां पर अधिशोषण ज्यादा मात्रा में होता है, बेटा ऐसे एरिया को आप क्या कहते हो, सक्रिय केंद्र या एक्टिव सेंटर। कोई पूछता है सक्रिय केंद्र कहां कहां पर होते होंगे? तो एक तो खुदरी सतह पर सक्रिय केंद्र ज्यादा होते हैं, क्योंकि पेंट वहां ज्यादा इन्वेस्ट हो जाता है। क्या और भी कोई एरिया है? हाँ, दरारें, दरारों पर भी पेंट ज्यादा खर्चा होता है, वहां पर भी अधिशोषण कैसी मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में। अधिशोषण की मात्रा और भी है किनारों पर, उठे हुए किनारों पर भी पेंट कैसा खर्च होता है, ज्यादा खर्च होता है। तो इन एरिया पर पेंट कैसा खर्च होता है, ज्यादा। छिद्रित पदार्थ पर भी पेंट का खर्च कैसा रहता है, अधिक। छिद्रित को वैसे मैं छिद्रित कहता नहीं, मैं कहता हूं सरंध्र, लेकिन अब क्या है, सरंध्र भी आप जानते नहीं। सरंध्र का मतलब होता है छिद्रित या जालीदार या छिद्रयुक्त जगहों पर अगर भी पेंट करते हो बेटा, तो वहां भी पेंट कैसा लगता है, ज्यादा ही लग जाता है। तो सक्रिय केंद्र का मतलब मैं बता सकता हूं अब आसानी से आप जान के। सक्रिय केंद्र का मतलब जहां पर अधिशोषण की मात्रा कैसी होती है, ज्यादा, या अधिशोषण को कराने की क्षमता अधिक होती है।
ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे केंद्रों को, ऐसी जगहों को आप कहते हो एक्टिव सेंटर या सक्रिय केंद्र। तो जल्दी से इसको लिख लेते हैं। किसी अधिशोषक की सतह पर उपस्थित वह भाग, या ऐसा लिख लेते हैं कि पर उपस्थित वे भाग जहां पर अधिशोषक द्वारा अधिशोषण की क्षमता अधिक होती है, अधिशोषक द्वारा अधिशोषण की क्षमता अधिक होती है। सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। कोई पूछता है सक्रिय केंद्र कहां कहां पर होते हैं, तो मैं देखो लिख देता हूं, यहीं लिख देते हैं। सक्रिय केंद्र पहला तो खुरदरी सतहों पर, सक्रिय केंद्र अधिक मात्रा में होते हैं, और खुरदरी सतह के अतिरिक्त कोनों पर, कोनों के अतिरिक्त किनारों पर उभरी सतह पर, बेटा और भी लिख सकते हो, दरारों पर। सक्रिय केंद्र खुरदरी सतहों पर, कोनों पर, किनारों पर, उभरी सतह पर, दरारों पर अधिक होते हैं। तो जो व्यक्ति आपके घरों में पुताई कर रहा है, शायद उसको ये बात नहीं मालूम है कि एक्टिव सेंटर क्या होते हैं, और इसीलिए वो इस बात को जरूर नहीं जान पाता है कि एक्टिव सेंटर क्या है, लेकिन वो सतह को देखकर ये बता देगा कि पेंट का खर्च कितना ज्यादा है। तुम पूछोगे यहां पर पेंट क्यों ज्यादा लगेगा, तो कहेगा वो खुरदरा है, तो कहेगा खुरदरा है तो क्या होगा, तो कहेगा पेंट ज्यादा लगेगा। तुम पूछोगे क्यों पेंट ज्यादा लगेगा, कहेगा लगता है खुरदरी सतहों पर। लेकिन वो इस बात को नहीं बता पाएगा कि खुरदरी सतह पर कौन से केंद्र ज्यादा होते हैं, सक्रिय केंद्र, और ये पेंट का अधिशोषण कैसी मात्रा में करते हैं, ज्यादा मात्रा में, और तभी तो यहां पर लगने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा पेंट की मात्रा। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए, बाकी का जो पढ़ाई बची है उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे फिर।